हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के चलेंगे एन फैक्टर कि एन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में एन फैक्टर हो जाएगा एसिड की बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी। बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन furnished by one molecule of acid in solution। एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आयन फर्निश्ड करेगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो एसिड के केस में एन फैक्टर क्या हो जाएगा? इट्स बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिखते हैं एन फैक्टर फॉर HCl। HCl के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर ऑफ HCl। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि HCl जब सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होगा तो एक H पॉजिटिव देगा, तो HCl के लिए एन फैक्टर कितना आ गया? 1। इसी तरह अगर मैं कहूं HNO3 के लिए एन फैक्टर कितना आ गया? 1। इसी तरह अगर मैं H2SO4 कहूं तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा? यहां पर दो आपके पास हाइड्रोजन है जो कि आयनाइजेबल है, जो कि फर्निश्ड होंगे सॉल्यूशन में, तो यहां पर एन फैक्टर आ जाएगा 2। पर एक चीज का ध्यान रहे, अगर H2SO4 डिसोसिएट होता है लाइक दिस, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, तो यहां पर एन फैक्टर होगा 1, क्योंकि यहां एक ही H पॉजिटिव फर्निश हुआ है। और अगर H2SO4 सॉल्यूशन में इस तरह से डिसोसिएट होता है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। यहां एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर H2SO4 कितने दे रहा है? H पॉजिटिव एक ही दे रहा है, तो इसलिए यहां एन फैक्टर 1 होगा और यहां पर एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 दे रहा है। इसी तरह अगर हम और निकालें एसिडिक एसिड का, हम एन फैक्टर निकालते हैं कि एसिडिक एसिड का एन फैक्टर क्या आएगा। एसिडिक एसिड क्या है? CH3COH, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड का हम निकालते हैं COH। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर हम निकालें, कितना आ जाएगा? यहां पर दो हाइड्रोजन है, दोनों क्या है? आयनाइजेबल है, तो यहां कितना आ गया इसका एन फैक्टर 2। अब देखिए ये एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड मैंने लिया था। अगर हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड हो तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड को हम ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा? यहां पर जो वाटर वाले हाइड्रोजन है ये आयनाइज नहीं होंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। यहां भी एन फैक्टर इसका 2 ही रहेगा। अब जितने हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं उतना ही क्या आ गया? एन फैक्टर आ गया। लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल में लेकर के चलता हूं एन फैक्टर के लिए। सपोज यहां पर आप एन फैक्टर निकाल रहे हैं S3PO4 के लिए, आप एन फैक्टर निकाल रहे हैं S3PO3 के लिए, आप एन फैक्टर निकाल रहे हैं S3PO2 के लिए। इसको हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कह देते हैं, इसको ऑर्थोफॉस्फोरस भी कह देते हैं, और इसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसको हम यहां पर फॉस्फिनिक एसिड भी कह देते हैं, इसको फॉस्फोनिक भी कह देते हैं। अब यहां पर जो एन फैक्टर है, तो इस केस में जो एन फैक्टर है वो अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो एन फैक्टर आएगा, एन फैक्टर यहां पर 1 भी हो सकता है, एन फैक्टर 2 भी हो सकता है और एन फैक्टर 3 भी हो सकता है इस केस में। इस केस में अगर हम देखते हैं तो यहां पर एन फैक्टर क्या आएगा? इस केस में अगर आप एन फैक्टर देखेंगे तो यहां पर आपके पास एन फैक्टर 1 भी हो सकता है और एन फैक्टर 2 भी हो सकता है। इस केस में अगर आप देखेंगे यहां पर तो यहां आपके पास एन फैक्टर केवल 1 ही आएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। यहां पर हम देखते हैं यहां भी आपके पास कितने हाइड्रोजन है? यहां भी 3 हाइड्रोजन है, यहां भी 3 हाइड्रोजन है, यहां भी 3 हाइड्रोजन है। यहां 3 के 3 हाइड्रोजन आयनाइजेबल हैं, यहां केवल 2 हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, यहां केवल 1 है। तो ये पता कैसे चलेगा? इसका पता हमें चलेगा इनके स्ट्रक्चर से। इनके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। देखिए इनको हम ऑक्सो एसिड कहते हैं, और ऑक्सो एसिड जनरली क्या होते हैं? जिनके अंदर एटलीस्ट सेंट्रल एलिमेंट्स के साथ एक ये वाली लिंकेज प्रेजेंट हो, उनको हम ऑक्सो एसिड कहते हैं।
और जनरली इसके साथ एक ये वाली लिंकेज भी मिलती है हमें, ये वाली लिंकेज भी मिले। जो ये लाइन में दिखा रहा हूं इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आपको कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड ये पढ़ाए नहीं गए हैं, तो केवल आप ये सोचिए कि मॉलिक्यूल जो हैं इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। अगर यहां पर हम S3PO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये आएगा, P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये वाला स्ट्रक्चर इसका होगा। और अगर यहां पर S3PO3 का आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो S3PO3 का स्ट्रक्चर ये आएगा, P डबल बॉन्ड OH OH and H। और अगर इस केस में आप स्ट्रक्चर देखते हैं S3PO2 का, तो S3PO2 का स्ट्रक्चर जो आपके पास आएगा वो स्ट्रक्चर ये होगा, P डबल बॉन्ड OH H H। देखिए फास्फोर्स जो है वो तीनों के अंदर ही 5 बॉन्ड बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं यहां डबल बॉन्ड है, ये सिंगल 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 5 बॉन्ड है। टेट्राहीड्रल ये अरेंजमेंट है, यहां भी 5 बॉन्ड बना रहा है, यहां भी 5 बॉन्ड बना रहा है। अब इनमें जो हाइड्रोजन है, कौन सी हाइड्रोजन आयनाइजेबल होगी, तो ये चीज ध्यान रखें कि ऑक्सो एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल होती है। तो यहां पर देखिए ये वाली हाइड्रोजन आयनाइजेबल होगी, ये आयनाइजेबल होगी, ये भी आयनाइजेबल होगी, तीनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल होंगी यहां पर। और इस केस में अगर हम कहें तो यहां पर ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल है, लेकिन ये आयनाइजेबल नहीं है, ये हाइड्रोजन यहां आयनाइजेबल नहीं है। जब आप इस एसिड को पानी में डालते हैं तो PO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू OH बॉन्ड, तो ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये H पॉजिटिव आयन देता है। तो यहां से ये OH भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, तो 3 H पॉजिटिव ये दे सकता है एक मॉलिक्यूल। तो मैक्सिमम इसके लिए एन फैक्टर कहूं तो मैं कितना हो सकता है, 3। अब मैंने यहां 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, वो डिपेंड करता है कि ये 1 दे रहा है या 2 दे रहा है या 3 दे रहा है, उसके बेस पे। तो मैक्सिमम 3 है, यहां पर मैक्सिमम 3 नहीं है, हालांकि 3 हाइड्रोजन यहां दिखाई दे रहे हैं, यहां पर मैक्सिमम 2 है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के साथ केवल 2 ही हाइड्रोजन अटैच हैं। ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच है, ये इसके रेड्यूसिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी बातें आपको आगे बताएंगे हम, यहां पर केवल ये समझे कि आयनाइजेबल हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो यहां पर इसका मैक्सिमम एन फैक्टर कितना हो सकता है, 2। और अगर इस एसिड का हम जिक्र करें तो इस एसिड में आप देखिए यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा, 1। इंपॉर्टेंट है ये 3 जो मैंने आपको लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये लग रहा होगा स्ट्रक्चर क्या बन गया क्या नहीं, क्योंकि आप अभी 11th में स्टार्ट ही किया है आपने पढ़ना, तो ऐसी कोई मुश्किल चीजें नहीं है। प्लस 2 में सारे आपके आएंगे और जब केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा तो स्ट्रक्चर आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो इन केसेस में पर्टिकुलर ध्यान रखना तीनों एसिड्स के अंदर कि किस तरह से इनमें कौन से वाला हाइड्रोजन आयनाइजेबल होगा। ये मत देखना कि यहाँ 3 है तो इसके लिए एन फैक्टर 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है लेकिन आयनाइजेबल केवल 1 है, कौन से वाला आयनाइजेबल होगा, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। यहाँ 3 है लेकिन 2 ही आयनाइजेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये और ये 2 ही अटैच है, सॉरी इस वाले में ये और ये 2 अटैच है। और अगर इस एसिड का मैं जिक्र करूं तो यहां पर तीनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल हैं, तीनों आयनाइज हो सकते हैं। ठीक है, एक हल्की सी चीज आपको और बताई इसमें, अगर आपके पास देखिए कोई एटम है और वो OH से अटैच है, तो अब यहां पर डिपेंड करता है कि OH से अटैच है तो यहां पर क्या ब्रेक हो। अगर देखिए ये एलिमेंट इस तरह से इसको यहां से निकाल देता है OH को, तो ये बेस का काम करेगा, और अगर यहां से H को निकालता है तो एसिड का काम करेगा। तो जनरली क्या होगा, अगर ये नॉन मेटल है, जनरली ये अगर नॉन मेटल है तो ये इसको निकालेगा, तो यानी किसका काम करेगा, एसिड का। और अगर ये मेटल है तो जनरली इसको निकाल लेगा और किसका काम करेगा, बेस का। ये इनमें आपको मिलेगा। अब यहां पर देखिए अगर मैं इसको कहूं कि जो आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड का 1 2 3 कैसे हो सकता है एन फैक्टर, ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये होगा यहां पर अगर मान लो आप
फॉस्फोरिक डिसोसिएट होता है H3PO4, वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा, वाटर में नहीं ले रहा हूं, सिंपली आपको समझा रहा हूं। ये अगर डिसोसिएट होगा और ये डिसोसिएट होकर के आपको देता है H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव, और फिर H2PO4 नेगेटिव ये डिसोसिएट होकर के एक और H पॉजिटिव निकालेगा और क्या बनाएगा HPO4 2 नेगेटिव, और HPO4 2 नेगेटिव डिसोसिएट होकर के एक H पॉजिटिव और निकाल देगा, क्या बनाएगा PO4 3 नेगेटिव। तो डिपेंड करता है कि कितने H पॉजिटिव ये आयनाइज कर रहा है, उसके बेस पे हम ये कहेंगे कि इसका n फैक्टर क्या है। जैसे आप लेकर के चलते हैं यहां पर, और आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बताए कि जैसे आप ये लेकर के चलते हैं HNO3, या आप लेके चलते हैं HCl, और आप लेकर के चलते हैं H2SO4। यहां पर देखिए इनमें केवल एक ही हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके केवल एक ही तरह के सॉल्ट बनाएगा, और वो कौन से नाइट्रेट, एक ही तरह के नाइट्रेट बनाएगा। अगर इसकी रिएक्शन मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दूं तो केवल आपके पास एक ही नाइट्रेट बनेगा NaNO3। अगर इसकी रिएक्शन में बेस से करवा दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो एक ही तरह का आपके पास सॉल्ट बनेगा, क्लोराइड बनेगा, दैट इज NaCl, क्योंकि ये डिसोसिएट होकर के आपको केवल H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव देगा, और ये डिसोसिएट होकर के आपको H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा। ये एक ही स्टेप में डिसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन आपने सुना भी है, आपने कभी भी सोडियम नाइट्रेट आपने सुना है, सोडियम क्लोराइड आपने सुना है, आपने सोडियम बाई नाइट्रेट नहीं सुना होगा कभी, या सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रेट नहीं सुना होगा आपने कभी। आपने सोडियम क्लोराइड सुना है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं सुना होगा कभी, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा, आपने ये जरूर सुना होगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आपने सुना है, आपने सोडियम सल्फेट सुना है। लेकिन आपने यहां पर सोडियम नाइट्रेट तो सुना है, लेकिन आपने सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रेट नहीं सुना है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। H2SO4 डिसोसिएट होगा, और H2SO4 अगर डिसोसिएट होगा तो देखिए दो स्टेप में डिसोसिएट होगा H2SO4, तो दो तरह के ये सॉल्ट बना सकता है, क्या देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और HSO4 नेगेटिव ये फिर क्या देगा आपको H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो देखिए दो तरह के सॉल्ट बना सकता है, एक तो कौन से बना सकता है हाइड्रोजन सल्फेट, और एक क्या बना सकता है सल्फेट। लेकिन HNO3 को अगर मैं लेकर चलूं तो HNO3 जब डिसोसिएट होगा तो केवल क्या देगा आपको H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो ये एक ही तरह के सॉल्ट बनाएगा, दैट इज नाइट्रेट। इसी तरह HCl जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो एक ही तरह के सॉल्ट बनाएगा, दैट इज क्लोराइड। लेकिन H2SO4 जो है ये दो तरह के सॉल्ट बना सकता है, दो सीरीज के सॉल्ट बनाएगा, कौन कौन से हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट को आप बाई सल्फेट भी कहते हैं। तो अगर H2SO4 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बन सकता है और सोडियम सल्फेट भी बन सकता है, दो तरह के सॉल्ट बनाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैं हल्का सा स्टार लगा रहा हूं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पे, इसका रीजन बताऊंगा कि मैंने स्टार क्यों लगाया है। रब कर दे इसको। अब इसी तरह जो आपके पास ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड कितनी सीरीज के सॉल्ट बनाएगा, तीन तरह के सॉल्ट ये बना सकता है। अगर यहां पर मैं कहूं तो ये कौन सा एनाइन दिया है इसने, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये कौन सा दिया है हाइड्रोजन फॉस्फेट, और ये कौन सा दिया है फॉस्फेट। ये तीन तरह के सॉल्ट बना सकता है। अगर इसकी रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दूं फॉस्फोरिक एसिड की, तो तीन तरह के सॉल्ट आपको मिल सकते हैं। ये मिल सकता है NaH2PO4, Na2HPO4 और Na3PO4। तीन सीरीज के सॉल्ट बनाएगा, ये तीन सीरीज के सॉल्ट बनाएगा। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते, बेस से कराते हैं, तो देखिए अगर ये एक H पॉजिटिव देगा तो ये वाला एनाइन बनेगा, ये एनाइन बनेगा। सपोज आपके पास है
PO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने रिएक्शन यहां पर करवा दी, तो यहां पर क्या बन गया आपके पास, ये बन गया NaH2PO4 प्लस H2O, ये बन गया। एक और देखिए रिएक्शन मैंने इसकी करवाई H3PO4 की NaOH के साथ, और यहां पर इसने बनाया Na2HPO4 प्लस 2H2O and 2NaOH। इसी तरह यहां पर मैंने लिखा H3PO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आफ्टर रिएक्शन इसने बनाया Na3PO4 प्लस 3H2O, यहां पर मैंने 3 लिखा। ये देखिए 3 सीरीज के सॉल्ट बना सकता है ये कौन सा बना यहां पर, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये कौन सा बना यहां पर, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये कौन सा बना यहां पर, सोडियम फॉस्फेट। ये बन गया सोडियम फॉस्फेट। 3 तरह के सॉल्ट ये बना सकता है। अब यहां पर भी अगर मैं लेकर के चलूं तो मैंने इसके ऊपर यहां स्टार लगाया और यहां स्टार लगाया। जिन पे स्टार लगा रहा हूं मैं उनको अलग से लिख रहा हूं। चलो पहले मैंने किस पे स्टार लगाया था, पहले किस पे लगाया था, ध्यान है आपको, मैंने इस पे स्टार लगाया था सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहां किस पे लगाया है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इस पे लगाया है, राइट। अब देखिए इसमें 3 सीरीज के सॉल्ट दिए। अब आप समझ गए होंगे 3 सीरीज के क्यों दिए, क्योंकि इसमें तीनों हाइड्रोजन आयनाइजेबल थे। यहां पर अगर हम ये लेकर के चलते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। आपने इसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई पहले केस में, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी, तो यहां से क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको मैं लिखूं तो ये लिख दूं Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आया, हाइड्रोक्साइड आयन, और इसने क्या दे दिया, H पॉजिटिव आयन। ये जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए और यहां से क्या निकाल दिया, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव निकाल दिया। ये इसने यहां से निकाल दिया H पॉजिटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए, एक खुद का था एक इसका लिया। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये यहां से आने वाला OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ मिलकर के इसने क्या बना दिया, वाटर। देखिए इस रिएक्शन में वाटर बना है, और जो Na पॉजिटिव था वो यहां पर आ गया Na पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, NaH2PO4, NaH2PO4, ये ही बन गया NaH2PO4, राइट। ये वाली चीज बन गई इसके अंदर। आप फिर एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो इसी तरह ये H पॉजिटिव देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव देगा, वाटर निकल जाएगा और यहां पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव आ जाएगा। फिर एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव देगा, वाटर निकल जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके साथ Na पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड केस में क्या होगा, अब ये फिर से रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आएगा, OH नेगेटिव, और इसका क्या जाएगा यहां से, ये जो बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, और यहां से क्या निकल गया, H पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन को दे दिया, तो यहां से ये क्या निकला, H पॉजिटिव। यही ये NaOH के OH नेगेटिव से मिलकर के क्या बना दिया इसने, वाटर, और यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके साथ ये क्या आ गया, Na पॉजिटिव। ये क्या बन गया, Na2HPO4, राइट। फिर इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आया, OH नेगेटिव, और इससे ये क्या आ गया, H पॉजिटिव, मिलकर के वाटर बना दिया, और इसके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब की बार ये क्या बन गया, Na3PO4। यही तो 3 तरह के हमने सॉल्ट बताए कि 3 सीरीज के सॉल्ट बनाता है फॉस्फोरिक एसिड। कौन कौन से बना सकता है,
हाइड्रोजन फॉस्फेट बना सकता है, हाइड्रोजन फॉस्फेट बना सकता है और फॉस्फेट बना सकता है। जैसे इस केस में इसने बनाया सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट और सिंपली यू कैन से सोडियम फॉस्फेट। इसी तरह H2SO4 भी दो सीरीज के सॉल्ट बनाएगा, एक H पॉजिटिव देगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरा भी दे देगा तो क्या बनाएगा, सल्फेट। लेकिन HNO3 और HCl के पास तो एक ही आयनाइजेबल H पॉजिटिव है, तो वो केवल एक ही तरह के सॉल्ट बनाएंगे, नाइट्रेट। आपने हाइड्रोजन नाइट्रेट या डाइहाइड्रोजन नाइट्रेट नहीं सुना होगा। इसी तरह आपने कभी भी अगर HCl का जिक्र करें तो उसकी अगर रिएक्शन आप बेस से कराते हैं तो आपने कभी सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दी तो कभी आपने सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड ये नहीं सुने होंगे, सोडियम क्लोराइड आपने सुना है, क्योंकि वो भी एक ही H पॉजिटिव देगा। एम राइट? तो अब देखिए यहां पर जो मैंने स्टार यहां लगवाया है, चलो इसका केस और लेकर के चलते हैं। इस केस में क्या होगा इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। S3PO4 और अब की बार लेते हैं S3PO3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिया था आपने, P डबल बॉन्ड O OH OH and H, यही है S3PO3। अब इस केस में देखिए जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो यहां से H पॉजिटिव सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से क्या आएगा हाइड्रोक्साइड आयन, और यहां से क्या निकाल देगा H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर के क्या बना देंगे, वाटर। और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया था, वो इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव इसके साथ। तो ये क्या बन गया यहां पर, ये बन गया आपके पास NaH2PO3, ये आ गया NaH2PO3। अब देखिए यहां पर ये बन गया, इसके पास एक और आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। अगर ये एक और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आएगा OH नेगेटिव, और ये क्या देगा अपना ये H पॉजिटिव, और इसी तरह ये रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा Na पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव चार्ज, और ये आ जाएगा Na पॉजिटिव। ये क्या बन गया, ये बन गया यहां पर Na2HPO3, ये आ जाएगा। अब अगर फिर से इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो अब रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अब इसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो इस केस में देखिए मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, इस पर स्टार मैंने लगाया, स्टार लगाया तो इसको भी मैंने यहीं पे डाल दिया, NaH2PO4, राइट, ये आ गया यहां पर। अब देखिए लास्ट वाला केस आपका क्या था वो लेकर के चलते हैं। लास्ट वाले केस में यहां पर क्या था आपके पास H3PO2। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं P डबल बॉन्ड O OH H H, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से की हमने, यहां से OH नेगेटिव आया, इसका ये H पॉजिटिव गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आकर के नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ ही आ गया Na पॉजिटिव, और इसका H पॉजिटिव और सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH नेगेटिव ने वाटर निकाल दिया। ये क्या बन गया यहां पर, ये बन गया यहां पर NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये यहां पर बन गया, ये यहां आ गया इसके पास। आप देखिए इसकी फर्दर रिएक्शन अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराऊं तो नहीं होगी, क्योंकि अब इसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। राइट? तो अब ध्यान से देखिए यहां पर जो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वहां एसिड सॉल्ट क्या होंगे, एसिड सॉल्ट क्या होंगे। एसिड सॉल्ट हम उनको कहेंगे जिन सॉल्ट में आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा, जिन सॉल्ट में आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा, यानी आयनाइजेबल H पॉजिटिव होगा, यानी वो सॉल्ट जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव दे दें उनको हम कहेंगे एसिड सॉल्ट। आप देखिए ध्यान से यहां पर मैं लिख के चल रहा हूं, जो जो आपने सॉल्ट पढ़े हैं उनमें आप देखिए कुछ तो मैंने यहां पर लिखे हैं, उसके अलावा मैं यहां ये भी लिख करके चल रहा हूं Na2HPO3, मैं ये भी लिख के चल रहा हूं NaH2PO2, राइट। इनमें आप देखिए कि कौन से आपके पास एसिड सॉल्ट है।
एसिड सॉल्ट कौन से हैं इनके अंदर, और मैंने बताया एसिड सॉल्ट कौन से होंगे जिनमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा। तो देखिए इसके पास ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। मैंने आपको बताया था यहां पर देखिए कि जब हमने ये कहा था कि H2SO4 दो सीरीज में डिसोसिएट होगा, क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और HSO4 नेगेटिव ये फिर क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो देखिए HSO4 नेगेटिव में ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या होगा, यहां पर S डबल बॉन्ड O, ये हम लेकर के चलते हैं H2SO4, इसका स्ट्रक्चर हम लेकर के चलते हैं डबल बॉन्ड O, OH और OH, ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। ये केमिकल बॉन्डिंग में आप सभी सीख जाएंगे। तो यहां पर देखिए जब H2SO4 की रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। वही बात यहां से क्या गया, H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे गया अपना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब H पॉजिटिव जो कि किससे आया है, H2SO4 से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH नेगेटिव, इन्होंने क्या बना लिया, वाटर, और Na पॉजिटिव यहां आ गया, ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास यही सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए ध्यान से, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। आप खुद देखना इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट में क्या आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, हाँ ये वाला हाइड्रोजन आयनाइजेबल है। क्यों है आयनाइजेबल ये, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसकी फर्दर NaOH से रिएक्शन होगी तो ये भी H पॉजिटिव दे देगा, और मैंने कहा था ऐसे सॉल्ट, ये यहाँ पे बना तो सॉल्ट ही है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा उनको हम क्या कहेंगे, एसिड सॉल्ट। तो ये एसिड सॉल्ट है। क्या ये एसिड सॉल्ट है, इसका स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने, देखिए इसके स्ट्रक्चर को, क्या स्ट्रक्चर बना था इसका, एक बार फटाफट फिर बना देता हूं मैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया था, ये वाला बनाया था डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास आ गया था O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और ये आ गया था आपके पास OH और OH, यही आया था आपके पास स्ट्रक्चर। ये आ गया NaH2PO4। अब इसमें भी देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये भी क्या है आपके पास, इसके पास भी दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या आ जाएगा, एसिड सॉल्ट। अब ये देखिए Na2HPO4, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर, अभी आपने बनाया था O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आ गया आपके पास Na2HPO4। इसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। कौन सा आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा, मैंने बताया था जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, इनको ऑक्सो एसिड बोलते हैं, और इनमें यहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वो आयनाइजेबल होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन भी क्या होगा, आयनाइजेबल। तो इसके पास भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, कितना, एक, तो ये भी क्या है, एसिड सॉल्ट। आप देखिए यहां पर ये आ गया आपके पास NaH2PO4, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। आपने इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव OH एंड H। देखिए यह आ गया आपके पास NaH2PO4, ये वाला आपने बनाया इसके अंदर, तो ये आ गया आपके पास, सॉरी यहां पर आपने NaH2PO4, दिस शुड बी PO3, ये आपने बनाया यहां पर। तो इस केस में देखिए क्या हुआ है, इस केस में यही आ गया आपके पास, Na आ गया, दो हाइड्रोजन आ गए, PO3 आ गया। अब इस केस में देखिए ये आ गया आपके पास NaH2PO3, क्या इसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन है? कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन इसमें बता सकते हैं आप, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको यहां, दो। आयनाइजेबल कितने हैं, ये आयनाइजेबल नहीं है, आयनाइजेबल ये है, यही आयनाइज होगा, यही आयनाइज होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो इस केस में इसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, एक तो है, तो इसलिए ये भी क्या है, एसिड सॉल्ट। आप देखिए यहां से अब हम बनाते हैं इसका Na2HPO3, तो यहां पर क्या आ गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, ये आ गया आपके पास Na2HPO3। अब ये बताइए ये आयनाइज, ये आपके पास जो एसिड है, ये जो आपके पास सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, लेकिन क्या ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल
नहीं है। तो ध्यान रहे यहां पर कि यहां देखिए कभी केवल ये आपको नजर आ जाए कि जो आपके पास सॉल्ट है उनमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन होंगे तो वो एसिड सॉल्ट होंगे। नहीं, कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? जो आयनाइज हो सके वो वाला हाइड्रोजन होना चाहिए। और यहां पर आप देख रहे हैं ये जो आपके पास है ये यही है और इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है। तो ये जो यहां पर आपने लिखा है ये सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट नहीं है। अब इसका देखते हैं NaH2PO2, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए, अभी आपने बनाया था, फिर से हम बना देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या आया था? P डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव H। तो ये क्या बन गया? NaH2PO2, यही आया है NaH2PO2, ये आपके पास आया। अब इसमें देखिए यहां पर इसके पास भी यहां पर क्या है? आपके पास दो हाइड्रोजन हैं, तो क्या ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल हैं? ये तो डायरेक्ट P से जुड़े हैं, ऑक्सीजन के थ्रू नहीं जुड़े। तो मैंने बताया था डायरेक्ट अगर यहाँ नॉन मेटल से जुड़े हैं तो रेडिशिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिडिक नेचर के लिए नहीं। तो ये आयनाइजेबल नहीं है। तो क्या ये एसिडिक सॉल्ट है? नहीं, ये सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट नहीं है। तो एसिडिक सॉल्ट मैंने बताया था कि एसिडिक सॉल्ट में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं? एसिडिक सॉल्ट वो होंगे जिनके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा। और एसिडिक सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा? उसका एन फैक्टर होगा जितने उसके अंदर आयनाइजेबल H पॉजिटिव है, वही उसका एन फैक्टर होगा। अगर यहां पर मैं देखता हूं तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा? कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है? 1, तो इसका एन फैक्टर यहां कितना आ गया? 1। इसमें देखता हूं कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है? 2, तो इसका मैक्सिमम एन फैक्टर कितना आ गया? 2। इसका एन फैक्टर देखता हूं क्या आयनाइजेबल है? हाँ, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 1। इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? क्या इसमें आयनाइजेबल है? हाँ, कितने आयनाइजेबल है? दिखाई तो 2 दे रहे हैं लेकिन ध्यान हो आपको इसमें आयनाइजेबल केवल एक ही है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप फिर से स्ट्रक्चर की तरफ अगर मैं जाऊं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बना था? ये बना था आपके पास NaO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH एंड H, यही था इसका स्ट्रक्चर। और इसके स्ट्रक्चर में देखिए क्या बन गया है? Na, एक Na आ गया आपके पास, H2 आ गए, H2 और PO3, ये देखिए। अब इसके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन आयनाइजेबल कितने हैं? 1। तो ध्यान रहे यहां पर इसका एन फैक्टर कितना आएगा? इसका एन फैक्टर आ गया 1। एसिडिक सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा? जितने उसके अंदर आयनाइजेबल H पॉजिटिव होंगे वही उसका एन फैक्टर होगा। तो यहां पर इसका एन फैक्टर 1 आएगा। ध्यान रखना यहां पर ये एसिडिक सॉल्ट है लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन आयनाइज नहीं होंगे। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आयनाइज केवल वो होगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ऑक्सीजन के साथ केवल ये अटैच है। तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। इसका एन फैक्टर, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट है। सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालना है ये आपको आगे बताएंगे। हमने कहा था ना एसिड का बेस का फिर सॉल्ट का बताएंगे। तो ये आपके आ गए एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होंगे? ऐसे सॉल्ट जिनके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन होगा और उनका एन फैक्टर क्या होगा? जितने उनके अंदर आयनाइजेबल H पॉजिटिव होंगे वही उनका एन फैक्टर हो जाएगा। आयनाइजेबल H पॉजिटिव होने चाहिए। हाइड्रोजन तो इसके पास भी 2 हैं लेकिन आयनाइजेबल केवल इसमें 1 ही है, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। क्लियर? अब देखिए थोड़ी और चीज बता दें, यहां पर और चीज निकल के आ रही है। आप सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको बता दें। ये देखिए सॉल्ट के लिए अगर आप जैसे ये लिखते हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, है ना, सल्फेट, सल्फाइट, कब एट लगेगा कब आइट लगेगा, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो इसके लिए देख थोड़ी सी चीज आपको हम बताएं। जैसे आप यहां पर लिख रहे हैं Na2SO4 और एक आपने लिखा Na2SO3, एक आपने लिखा यहां पर NaNO2, एक आपने लिखा NaNO3, राइट। तो देखिए इसको आप क्या कह रहे हैं? सल्फेट। इसको क्या कह रहे हैं? सल्फाइट, ITE, सल्फाइट। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइट। इसको क्या कह रहे हैं आप? सोडियम नाइट्राइट। इसको क्या कह रहे हैं? सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए इसका एक हल्का सा फंडा आपको बताऊं कि क्या होगा ये। इनफैक्ट क्या है, देखिए आपके पास सपोज ये एसिड है HNO3, इसको क्या नाम देंगे आप?
नाइट्रिक एसिड। सही है। यहां पर और एसिड लिखिए, ये आपने यहां पर एसिड लिखा H2SO4, क्या नाम देंगे इसको? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? यही आएगा। आप देखिए इसमें से H पॉजिटिव निकाल दें तो ये क्या आ गया? NO3 नेगेटिव। इसमें से 2 H पॉजिटिव निकाल दें तो ये क्या आ गया? SO4 2 नेगेटिव। एम राइट? अब देखिए यहां पर ये और लिखिए HNO2, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रिक एसिड है, एक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल दो, अस एसिड आ जाएगा, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड है। इसी तरह इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बन गया? H2SO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ये आ जाएगा आपके पास सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। अब देखिए यहां पर ये क्या देगा आपको? इसका H पॉजिटिव निकल गया तो ये क्या देगा? NO2 नेगेटिव। इसके 2 H पॉजिटिव निकल गए तो ये क्या देगा? SO3 2 नेगेटिव। इसको क्या नाम दें हम? इसको आपने नाम दिया है नाइट्रेट आयन। इसको आपने नाम दिया है सल्फेट आयन। इसको आपने नाम दिया है नाइट्राइट आयन। इसको आपने नाम दिया है सल्फाइट आयन। यही कहा है आपने। तो एक चीज ध्यान रखिए आप कि अगर ये देखिए नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बना है तो यहां पर हम क्या करेंगे? अगर आपके पास एक एसिड से बना है एनायन, जनरली इसको हम कंजुगेट बेस कह देते हैं। एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दें तो जो स्पीसीज आपके पास आएगी एनायन, उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं हम। तो ये एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है। दोनों में एक H पॉजिटिव का फर्क होता है। तो देखिए एक एसिड से अगर कोई एनायन बनता है, एक एसिड से बनेगा कोई एनायन, तो हम वहां रिप्लेस कर देंगे एक एसिड को 8 से। और अगर अस एसिड से बनता है, OUS अस एसिड से अगर बनता है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे 8 से। ध्यान से देखिए यहां पर क्या है आपके पास? एक एसिड, तो इसको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? 8 से, नाइट्रेट। यहां पर आपके पास क्या था? अस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो अस एसिड को किससे रिप्लेस कर दिया? 8 से, तो ये क्या बन गया? नाइट्राइट। यहां पर आपके पास क्या है? एक एसिड। ये देखिए एक एसिड है, एक एसिड को किससे रिप्लेस करें? 8 से, तो ये क्या बन गया आपके पास? सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड से आ गया सल्फेट। और ये यहां पर अस एसिड था, तो अस एसिड वाले में लास्ट में क्या लगेगा? आइट, तो ये क्या बन गया? सल्फाइट। तो अब ये पता चला कब 8 आएगा, कब आइट आएगा। अगर आपके पास एक एसिड है और उससे आपके पास एनायन बना है, एक एसिड और उससे एनायन बना है तो 8 आएगा, और अस एसिड से बना है तो उस केस में आइट आएगा। उस केस में आइट आएगा। इस चीज का आप पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बुक वगैरह में लिखी नहीं मिलती हैं, पर ये आपका कंफ्यूजन दूर करती है। जैसे यहां पर हम इसको सोडियम सल्फेट कह रहे हैं, इसको सोडियम सल्फाइड कह रहे हैं, तो रीजन क्या है कि ये जिस एसिड से एनायन आया था वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये एनायन जिस एसिड से आया था वो कौन सा है? सल्फ्यूरस एसिड। ये कब बना? जब हमने H2SO4 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई। ये कब बना? जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरस एसिड से करवाई। ये कब बना? जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाई। ये कब बना? जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाई। तो इस चीज पे ध्यान रखिए, अगर एनायन इक एसिड से आया है तो 8 होगा। जैसे इक एसिड से आया है ये, तो ये 8 है, सल्फेट। और अगर अस एसिड से आएगा, जैसे सल्फ्यूरस एसिड से आया तो वो आइट होगा, जैसे सल्फाइट। इसी तरह यहां पर जैसे नाइट्रिक एसिड है और ये इसका एनायन है, तो ये एनायन किससे आया है? इक एसिड से, तो लास्ट में क्या लग गया? 8। ये वाला किससे आया आपके पास? ये एनायन किससे आया है? नाइट्रस एसिड से, अस एसिड से, तो इसके लास्ट में क्या लग गया? आइट, तो ये बन गया नाइट्राइट। अब और देखिए इसी सीरीज को अगर लेके चले, ये फार्मूले बनाने में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसी चीज को अगर मैं कहूं तो एक पर्टिकुलर ध्यान रखना किन के लिए हम ये क्या यूज कर रहे हैं।
अब इसी तरह यहां पर आपने ये लिया था S3PO4, S3PO4, इसको मैंने क्या कहा था, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है, इक एसिड, और ये आ गया PO4 3 नेगेटिव, 3 H पॉजिटिव निकल गए, तो इससे क्या आ गया, ये फॉस्फोरिक एसिड, इक एसिड है, तो लास्ट में क्या लगेगा 8 या 8, इक एसिड से 8, तो ये क्या बन गया फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट। अब आपको लिखना है सोडियम फॉस्फेट, तो ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, सोडियम की वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव है, क्रिस क्रॉस कर दो, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, ये आप सब सीख चुके हैं। तो ये आ गया आपके पास Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। आप थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहूं बेरियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखिए आप, तो बेरियम फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, आपको पता है बेरियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी है +2, तो यानी वो 2 पॉजिटिव +2 रखता है वो चार्ज, और इस पे कितना है 3 नेगेटिव, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, क्या बन गया, ये आ गया आपके पास Ba3PO4। आप देखिए अगर पॉली एटॉमिक आपके पास एनायन है और उसके नीचे आप यहां से कोई डिजिट लेके जाएंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये आ गया आपके पास बेरियम फॉस्फेट, राइट। तो ये बेरियम फॉस्फेट आ जाएगा। देखिए ये सोडियम फॉस्फेट, ये बेरियम फॉस्फेट जी, ऐसा फार्मूला क्यों हुआ इसका, ये रीजन आपके आगे ही है कि क्यों हुआ है। और अगर मैं ये कहूं यहां पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिखिए, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिखिए, तो ये आपके पास Al3 पॉजिटिव और फॉस्फेट क्या है PO4 3 नेगेटिव, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, और कटते हैं तो उनको काट भी देते हैं, 9th में आपने सीखा इसके अंदर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं AlPO4, तो ये क्या बन गया एल्यूमिनियम फॉस्फेट। यहां पर देखिए इसके साथ 3 आया है, या इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ कुछ भी नहीं आया, तो इसका रीजन आपको पता ही है कि यहां पर सोडियम जो है इसकी वैलेंसी 1 थी, इसकी 3 है, तो वैलेंसी क्रिस क्रॉस हो जाती है, 9th में आपने पढ़ा है ये, तो इसलिए सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला ये बन गया। बेरियम फॉस्फेट लिखे तो इसके नीचे यहाँ 2 आ जाएगा और इसका 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बेरियम फॉस्फेट बन गया। एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिखे तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह अगर सपोज आप लिखते हैं सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट तो हम ऐसे लिखते हैं Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये सारी बातें आप 9th क्लास में सीख चुके हैं कि यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो आपके पास सल्फेट क्या है SO4 2 नेगेटिव 8 है, क्योंकि ये किससे आया है इक एसिड से आया है ये एनायन, और अगर एनायन इक एसिड से आएगा तो 8 लगेगा, तो ये सल्फेट है। सोडियम की वैलेंसी कितनी है +1, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, क्या बन गया Na2SO4। कैल्शियम की कितनी है 2 पॉजिटिव, सल्फेट की 2 नेगेटिव, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया CaSO4। एल्यूमिनियम की कितनी है आपके पास 3 पॉजिटिव, तो 3 सल्फेट के नीचे और 2 एल्यूमिनियम के नीचे, क्या बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर। तो ये आपके पास आ गए कुछ एन फैक्टर और कुछ चीजें आपको हमने बता दी कि कैसे 8 और 8 का हम यूज करते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया कि एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, हमने क्या बताया एसिड का एन फैक्टर, एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी, और बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन फर्निश्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। बेसिसिटी की एक डेफिनेशन आप और भी ले सकते हैं, बेसिसिटी की एक डेफिनेशन और भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बेसिसिटी आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, उसको भी आप बेसिसिटी कह सकते हैं। यहां पर एक हम लेके चलते हैं एग्जांपल S3BO3, इसको बोरिक एसिड कहते हैं, इसको हम बोरिक एसिड कहेंगे, और बोरिक एसिड जो है इसको जनरली ये भी लिख देते हैं BOS थ्राइस, और इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम थोड़ा सा जाएं तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, लेड बनता है, वो आपको आगे बताएंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ये बातें, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां पर अगर हम कहें कि इसके लिए एन फैक्टर कितना है, इसके लिए एन फैक्टर कितना है, तो बच्चे पहले तो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं
कि ये यहां पर OH लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, बेस हो गया। नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, जैसे ये है आपके पास S3PO3, इसको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख देंगे, POH थ्राइस, ये कर दिया POH थ्राइस कंफ्यूज करने के लिए। हालांकि ये लिखना यहां पर उचित नहीं होगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखते हैं। सही में अगर हम इसमें देखते हैं तो आपके पास 3 OH यहां पर होती नहीं, अभी आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर इसका ये होगा, ये होगा, सही है। तो यहां पर जो है ये बेस नहीं, पहली बात तो एसिड है, मैंने आपको ये बता दिया कि अगर सेंट्रल एटम नॉन मेटल है और उसके साथ OH अटैच है तो वो बेस नहीं होगा, बल्कि ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये H देंगे, और अगर ये H पॉजिटिव रिलीज करते हैं तो एसिड होंगे। तो मेटल में OH लगा हुआ है तो जनरली क्या है, बेस, लेकिन नॉन मेटल में OH लगा हुआ है तो वो क्या है, एसिड। अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो ये कहेंगे सर ने कहा था कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो 1 2 3, इसका एन फैक्टर 3 आ गया, लेकिन इसका एन फैक्टर 3 नहीं है, इसका एन फैक्टर जो है वो आएगा 1। आप देखिए 1 एन फैक्टर कैसे आया, इसका क्यों आया, वो मैं सारी चीज यहां लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सिर्फ फिलहाल इतना ही याद रखें कि बोरिक एसिड आ गया तो उसका एन फैक्टर कितना लेके चलेंगे, हम 1 लेके चलेंगे। जब आपको पी ब्लॉक वाला चैप्टर मैं करवाऊंगा और वहां पर बोरिक एसिड आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका एन फैक्टर 1 क्यों है। यहां सिंपली याद रखें कि बोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना है, 1 है, और ये बोरिक एसिड है, ये ध्यान रखें, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं इसको। नेक्स्ट आप देखिए कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड लेते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे आपके पास है CO2 या आपके पास है SO2 या आपके पास है SO3, इनका एन फैक्टर क्या होगा। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, आपको पता है मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक। तो अगर इनका एन फैक्टर आपको निकालना हो तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लेके चल रहा हूं, इसकी रिएक्शन बेस से कराइए, SO3 प्लस NaOH, बेस से आपने रिएक्शन करवाई, इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस H2, ये इसने बना दिया, राइट। बैलेंस हो गई इक्वेशन, 3 2 5 3, और ये आपके पास यहां पर कितने आ गए, SO3 सोडियम सल्फाइड आ गया और H2O आ गया, और ये आपके पास आ गया सोडियम सल्फेट, सोडियम, ये सोडियम सल्फेट बनेगा। देखिए इसका सीधा सा तरीका ये भी है, अगर SO3 को आप पानी में डालते हैं तो ये क्या बन गया, H2SO4, और H2SO4 की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, आपको पता है। तो इसको अगर पानी में डालते हैं तो एसिड देता है, तभी तो इसको एसिडिक ऑक्साइड का है। इसको पानी में डाल दो, ये क्या देगा, सल्फ्यूरस एसिड। इसको पानी में डालो H2O में तो ये क्या देगा आपको, H2SO3, तभी इसको क्या कहा है हमने, एसिडिक ऑक्साइड। इसको पानी में डालो, क्या देगा, ये देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तभी तो हम इनको क्या कह रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हैं। तो इनका अगर एन फैक्टर निकालना है तो इससे रिएक्शन करिए। अब यहां पर देखिए, अभी मैंने बताया था कि हमें ये भी एसिड ही है, इनकी क्या लेनी है, बेसिसिटी, और बेसिसिटी की एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने आपको, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो यहां पर देखिए ये OH जो है SO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये OH SO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 2, तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि SO3 दो OH नेगेटिव को ले रहा है। आप ये कह सकते हो, और अभी मैंने बताया था कि एसिड की बेसिसिटी हम ये भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो इसके साथ कितने OH नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, 2, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2, तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह अगर आप ये लेते हैं CO2 प्लस NaOH, ये आप रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O। बैलेंस करें इसको, 2 ले ले आप, यहां पर बैलेंस हो गई। आप देखिए यहां पर CO2 कितने OH नेगेटिव को ले रहा है, ये देखिए कितने OH नेगेटिव को ले रहा है, 2 OH नेगेटिव को ले रहा है, तो यहां पर इसका एन फैक्टर बेसिसिटी कितनी आ गई, 2, तो इसका भी क्या निकल जाएगा,
2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम ये किसका निकाल सकते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड का हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होगा, एसिड का एन फैक्टर होगा कि वो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है। हमें ये नहीं देखना कि उसके अंदर H कितने हैं, ऐसा नहीं देखना हमें। अब ये कितने देगा उसके लिए मैंने बताया भी कि डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। आप बहुत सारे क्या कह देते हैं कि H2SO4 है, H2SO4 का एन फैक्टर 2 है। 2 नहीं है, मैंने क्या लिखा था कि एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, एन फैक्टर 2 भी हो सकता है। अब ये कहते हैं कि S3PO4 है, इसका एन फैक्टर 3 है क्योंकि आयनाइजेबल हाइड्रोजन 3 है। और मैंने आपको क्या बताया है कि एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, एन फैक्टर 2 भी हो सकते हैं, एन फैक्टर 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 होगा। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने H पॉजिटिव दे रहा है, ये रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। कैसे, हल्का सा फिर आपको लेकर के चलता हूं। इसके लिए सपोज यहां पर मैं 2 रिएक्शन लिख रहा हूं। एक मैंने यहां पर लिखी है H3PO4 प्लस NaOH, और ये यहां पर बन गया आपके पास NaH2PO4 प्लस H2O। एम राइट? और एक यहां पर मैं लेके चल रहा हूं H3PO4 plus 2NaOH after reaction Na2HPO4 plus 2H2O। अब यहां पर आपको कहें कि ये बताइए ये क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, एन फैक्टर बताइए, बुक में लिख देते हैं फॉस्फोरिक एसिड का एन फैक्टर 3 है, गलत हो जाएगा सब कुछ। यहां ध्यान से देखिए, यहां अगर आप देख रहे हैं तो H3PO4 ने ये वाला सॉल्ट बनाया है, तो इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं। या मैं ये कहूं कि ये जब रिएक्शन हुई है, वाटर बना है, तो यहां देख रहे हैं वाटर कैसे बना है, एक OH नेगेटिव यहां से आया है और एक H पॉजिटिव यहां से आया है। तो इस रिएक्शन में इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं, एक ही दिया है, तो यहां एन फैक्टर कितना है, 1। अब इस रिएक्शन में देखिए यहां पर 2 वाटर बने हैं, इससे 2 H पॉजिटिव आए, इससे 2 OH नेगेटिव आए हैं। तो इस रिएक्शन में कितने इसने H पॉजिटिव दिए हैं, 2। या मैं ये कहूं यहां इसके 2 H पॉजिटिव रिप्लेस हो गए 2 सोडियम आयन से, यहां इसका एक H पॉजिटिव रिप्लेस हुआ था 1 सोडियम आयन से, तो यहां एक H पॉजिटिव दे रहा है, यहां पर 2 H पॉजिटिव दे रहे हैं। तो इस केस में एन फैक्टर कितना आ गया, 2। और अगर मैं रिएक्शन ये लिख के चलता हूं यहां पर इसके लिए H3PO4 plus 3NaOH आफ्टर रिएक्शन Na3PO4 plus 3H2O। अब इस केस में देखिए यहां पर, इस केस में यहां पर इसके तीनों हाइड्रोजन आयनाइज हो गए हैं और यहां 3 Na पॉजिटिव आ गए हैं। या मैं ये कहूं 3 वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं, तो 3 H पॉजिटिव इससे गए और 3 OH नेगेटिव यहां से आए हैं। तो इसने कितने H पॉजिटिव दिए हैं, 3। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना होगा, 3। एन फैक्टर जो है वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने वो आयनाइज कर रहा है इस पे डिपेंड कर रहा है। या देखिए यहाँ पर ये कितने OH नेगेटिव ले रहा है, 1। ये कितने ले रहा है, 2। ये कितने OH नेगेटिव ले रहा है, 3। यानी ये यहां पर एक OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये यहां पर 2 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये यहां पर 3 OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। और बेसिसिटी मैंने ये भी बताई थी, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। तो ये एन फैक्टर आपको हमने बताया कि एसिड का एन फैक्टर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए। ये देखिए यहाँ पर एसिड की एक हल्की सी चीज आपको और बताते हैं, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो कुछ और फॉर्मूले भी आपके सामने आते हैं। जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन जो है वो ऑक्सो एसिड बनाते हैं। तो हैलोजन देखिए कौन कौन से ऑक्सो एसिड बनाएंगे, उनको एक बार नोट करिए। HOX बनाएंगे, और वो बनाएंगे HXO2, और वो बनाएंगे HXO3, और वो बनाएंगे HXO4। यहाँ पर X में किसके लिए यूज कर रहा हूं, हैलोजन के लिए। हैलोजन हम किनको कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, इनको हम हैलोजन बोलते हैं। 17th ग्रुप के जो आपके पास एलिमेंट है उनको हैलोजन बोलते हैं। और हैलोजन को मैंने X से नोट किया है, इनको हम ऐसे लिखते हैं HOX, इसको HXO2, या हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर इस तरह भी लिख देते हैं HOXO, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर HOXO2, और इसको हम लिख देते हैं HOXO3, ये हम लिख देते हैं। ये एसिड है, तो इन एसिड के नाम क्या होते हैं, इनके आप नाम नोट करिए। ये जो एसिड है इसको हम कहते हैं हाइपोहेलस,
हाइपोहेलस, हाइपोहेलस। इस एसिड को हम कहेंगे हेलस, इस एसिड को हम कहेंगे हेलिक, और इस एसिड को हम कहेंगे परहेलिक। परहेलिक बेटा नोट करिए, चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी लेकिन यूज बहुत ज्यादा होंगी। ये जो एसिड इसको क्या कहेंगे, हाइपोहेलस, इसको क्या कहेंगे हम हेलस, इसको क्या कहेंगे हम हेलिक, और इसको क्या कहेंगे परहेलिक। ये जनरल नेम है, यहां पर जनरल नेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर लिख करके चलते हैं HOCl या आप लिखते हैं HOBr, तो देखिए इसको क्या कहेंगे आप, हाइपोक्लोरस। हेलस की जगह क्या आ जाएगा, हाइपोक्लोरस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोब्रोमस, क्योंकि अब की बार ब्रोमीन आ गया। इसी तरह अगर आप यहां पर लिखते हैं HOI, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोआयोडस। और इसी तरह अगर आप लिखते हैं HOF, तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोफ्लोरस। फ्लोरीन केवल ये एक ही बनाता है, फ्लोरीन केवल एक ही बनाएगा, बाकी किसी में फ्लोरीन नहीं होगा। वो सारी बातें आपको आगे बताएंगे कि एक क्यों बनाता है। इसी तरह अगर मैं यहां पर लिख के चलूं, ये जनरल नेम है। सपोज यहां आपने लिखा है, इसकी जगह आपने लिया है HClO2, यहां आपने लिया है HClO3, यहां आपने लिया है HClO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर हाइपोहेलस की जगह क्लोरस। दिस इज हाइपोक्लोरस, दिस इज क्लोरस एसिड, this is chloric, this is perchloric, this is chloric, this is perchloric। अब जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल यहां मैंने लिख दिया HBrO3, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये हेलिक जनरल नेम है, जनरल नेम इसका हेलिक है। अगर Cl आ गया तो इसको बोल देंगे हम क्लोरिक, Br आ गया तो ब्रोमिक, और अगर इसी तरह I आ गया तो क्या बोल देंगे, HiO3 होगा तो क्या बोल देंगे, आयोडिक, इसको हम कहेंगे आयोडिक। अब इसी तरह यहां पर ये परहेलिक है तो ये परक्लोरिक हो गया, और अगर मैं यहां पर HiO4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, पर आयोडिक, ये पर आयोडिक हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। और यहां पर अगर मैं ये कर दूं HBrO4, तो इसको क्या कहूंगा मैं, पर ब्रोमिक। तो ये जनरल नेम है इसके लिए जो यहां पर मैंने लिखा है। अगर यहां Cl आ गया तो हाइपोक्लोरस, Br आ गया तो हाइपोब्रोमस, और अगर I आ गया तो हाइपोआयोडस। इसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, Cl है तो क्लोरस, Br है तो ब्रोमस, यहां पर Cl है तो क्लोरिक और Br है तो ब्रोमिक, I है तो आयोडिक, और इसी तरह पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक, ये नाम हो जाएंगे इन एसिड के। अब देखिए इनसे बनने वाले एनायन का नाम क्या होगा, इनसे बनने वाले एनायन का नाम क्या आएगा वो और एक बार आप देखिए। इससे जो एनायन बनेगा वो क्या बनेगा, इससे एनायन क्या बनेगा, उस एनायन को मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं। इसका H पॉजिटिव निकाल दो, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, XO नेगेटिव। इसका H पॉजिटिव निकाल दो, क्या बन गया, XO2 नेगेटिव। इसका H पॉजिटिव निकाल दो, क्या बन गया, XO3 नेगेटिव। इसका H पॉजिटिव निकाल दो, क्या बन गया, XO4 नेगेटिव। राइट, ये बन जाएगा इनका कंजुगेट, ये आ गए इनके कंजुगेट बेस। मैंने कंजुगेट बेस क्या कहा था, एसिड से H पॉजिटिव निकाल दो, जो एनायन आएगा उसको कंजुगेट बेस कहते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूं, ये यहां पर कंजुगेट CONJUGATE कंजुगेट एसिड, और ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस। दोनों में डिफरेंस होता है एक H पॉजिटिव का। तो देखिए ये जो एनायन बनेगा इसका नाम क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एसिड अस है तो लास्ट में क्या लगेगा, आइट, और अगर इक है तो लास्ट में क्या लगेगा, एट। तो देखिए यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, रेड पेन से लिख देता हूं मैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्सो नेगेटिव का। अगर ये हाइपोहेलस एसिड है तो अस एसिड को हटाइए और लास्ट में क्या लगा दें, आइट, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोहलाइट, हाइपोहलाइट। यहां पर देखिए ये हेलस है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, XO2 यूनि नेगेटिव का, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर हेलस है तो अस एसिड को हटाइए, क्या आ जाएगा, आइट, तो ये क्या हो गया, हलाइट, हलाइट। यहां पर देखिए ये हेलिक है तो इसका नाम क्या होगा, हेलेट, एट आ जाएगा। इक एसिड को, यहां पे हाइपोहेलस एसिड है, ये हेलस एसिड है, हेलिक एसिड है, पर हेलिक एसिड है, तो यहां पर अस एसिड को हटाइए, आइट लगा दिए, अस एसिड को हटाइए, आइट लगा दे। इक एसिड हो तो उसको हटाइए और एट लगा दे, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, हेलेट। और यहां पर भी इक एसिड है, इक एसिड को हटाइए तो क्या आ जाएगा, परहेलेट, परहेलेट, ये आ जाएगा आपके पास
पर हैलेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आपके पास लिखे हुए हैं, यहां पर मैंने लिख दिया ClO नेगेटिव, यहां मैंने लिख दिया ClO2 नेगेटिव, यहां मैंने ClO3 नेगेटिव और ये मैंने लिख दिया ClO4 नेगेटिव। तो यहां इसका नाम या BrO नेगेटिव, यहां BrO2 नेगेटिव, यहां सपोज BrO3 नेगेटिव, यहां सपोज आपने लिखा है BrO4 नेगेटिव। तो देखिए ये तो जनरल नेम है हाइपोहलाइट। अगर Cl होगा तो ये क्या नाम आ जाएगा, हाइपोक्लोराइट। तो ये एनायन कौन सा है, हाइपोक्लोराइट। ये एनायन कौन सा है, हाइपोब्रोमाइट। ये एनायन कौन सा है, क्लोराइट। यहां पर हैलाइट जो है ये जनरल नेम है, Cl आ गया तो क्लोराइट, Br आ गया तो ब्रोमाइट, I आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा उसकी जगह आयोडाइट। इसी तरह यहां पर ये हैलेट है, ClO3 यूनि नेगेटिव आ गया तो क्या बन गया, क्लोरेट। और अगर BrO3 यूनि नेगेटिव आ गया तो क्या बन गया, ब्रोमेट। इसी तरह यहां पर हैलेट है, ClO4 नेगेटिव आ गया तो पर क्लोरेट, BrO4 यूनि नेगेटिव आ गया तो पर ब्रोमेट। सही है। आप न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो वहां पर ये तो बड़े यूज होते हैं, ये तो बड़े यूज होते हैं। आपको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट लिखिए, पोटेशियम पर क्लोरेट लिखिए। तो सपोज आपको पोटेशियम क्लोरेट लिखना है तो आपको पता है पोटेशियम क्या है, +1 रखता है, यहां पर ये यूनिपॉजिटिव इसकी वैलेंसी +1 है। और क्लोरेट आपके पास क्या है, अभी आपको पता है क्लोरेट है ClO3 नेगेटिव। तो क्या फार्मूला बन गया, ये +1 ये -1 तो क्या आ गया, KClO3। ये आ गया आपके पास पोटेशियम क्लोरेट। आपको कह दिया बेरियम पर क्लोरेट लिखिए, बेरियम पर क्लोरेट। तो आपको पता है बेरियम Ba2 पॉजिटिव है, पर क्लोरेट क्या होगा, ये पर क्लोरेट है ClO4 यूनि नेगेटिव। क्या बन जाएगा, क्रिस क्रॉस करिए, ClO4 वॉल ट्वाइस। फिर आ गया बेरियम पर क्लोरेट। तो इन एनायन का भी आप पर्टिकुलर ध्यान रखना कैसे बने हैं। ये देखिए आपके पास ये X हैलोजन है, HOX जैसे HOCl हो सकता है, HOBr हो सकता है, HO आपके पास यहाँ I हो सकता है, HOF हो सकता है। तो इसका जनरल नेम है, यहाँ पर हमने बताया था आपको हाइपोहलाइट। तो यहाँ पर इसका जनरल नेम हाइपोहेलस आप लेके चले जनरल नेम। तो यहाँ पर अगर Cl होगा तो हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, हाइपोफ्लोरस, ऐसे नाम आ जाएंगे। यहाँ पर X अगर आपके पास जनरल नेम है तो हेलस है, Cl होगा तो क्लोरस, Br है तो ब्रोमस, इसी तरह I है तो आयोडस। और इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास HXO3 है तो जनरल नेम है हेलिक। और यहाँ अगर Cl आ गया तो क्या हो जाएगा, क्लोरिक, Br आ गया तो ब्रोमिक, I आ गया तो आयोडिक। और यहाँ पर आपके पास X है तो जनरल नेम है पर हेलिक। X की जगह क्या हो सकता है, Cl, Br और या I हो सकता है। Cl आ गया तो क्या नाम हो जाएगा, पर क्लोरिक। और अगर इसकी जगह Br आ गया तो पर ब्रोमिक, I आ गया तो पर आयोडिक। अब ये जो कंजुगेट बेस बनाएंगे यानी इनमें से H पॉजिटिव निकल गया तो एनायन क्या देंगे, ये सभी H पॉजिटिव देते हैं, H पॉजिटिव देंगे, सभी एक एक H पॉजिटिव देते हैं जो कि इनके अंदर आयनाइजेबल है। तो इसका n फैक्टर भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका n फैक्टर भी 1 है। इन सब का n फैक्टर 1 ही है, इनके अंदर एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है। तो इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 1, इसका भी n फैक्टर कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर n फैक्टर का जिक्र चल रहा है 1, इसका n फैक्टर भी 1 और इसका n फैक्टर भी 1 और इसका n फैक्टर भी 1। ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन इनके अंदर। अब अगर इस आयनाइजेबल हाइड्रोजन को निकाल दे तो क्या बनेगा, आयनाइजेबल हाइड्रोजन को निकालते ही आपके पास जो एनायन आएगा उसे क्या बोल देंगे, उसका कंजुगेट बेस। जैसे HCl से H पॉजिटिव को निकाल दो, Cl नेगेटिव आ गया। HNO3 से H पॉजिटिव को निकाल दो, NO3 यूनि नेगेटिव आ गया, नाइट्रेट आ गया। उसी तरह इनसे क्या आ जाएगा, यहाँ H पॉजिटिव को निकाल दिया तो क्या आ गया आपके पास, XO नेगेटिव। यहाँ H पॉजिटिव को निकाल दिया, XO2 यूनि नेगेटिव। यहाँ निकाल दिया H पॉजिटिव को, XO3 यूनि नेगेटिव। यहाँ H पॉजिटिव को निकाल दिया, XO4 यूनि नेगेटिव। अब इनके नाम क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था अगर एसिड का नाम अस एसिड है तो एनायन में क्या लग जाएगा, आइट। और अगर अस है तो आइट और इक है तो एट। तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें से आपने H पॉजिटिव निकाल दिया तो इसका नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाइपोहलाइट। इसका नाम क्या आ जाएगा, हलाइट। इसका नाम क्या आ जाएगा, हैलेट। इसका नाम क्या आ जाएगा, पर हैलेट। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने हलाइट है, Cl होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोराइट। Br है तो हाइपोब्रोमाइट। यहाँ पर Cl है तो हलाइट, जनरल नेम में क्या हो जाएगा ये क्लोराइट। और Br है तो ब्रोमाइट। इसी तरह हैलेट है, Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोरेट। और अगर Br है तो ब्रोमेट। इसी तरह यहाँ पर Cl है तो क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट। और Br है तो ये क्या हो जाएगा, पर ब्रोमेट।
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन ये चीजें आने जरूरी है। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, वहां पर स्टेटमेंट आगे क्या, फिर पोटासियम क्लोरेट है, पोटासियम आपके पास ब्रोमेट है, आपके पास पोटेशियम पर क्लोरेट है, आपको पता ही नहीं क्लोरेट ब्रोमेट ये है क्या, तो ये चीजें आपको बता दी। यहाँ पर ये जो सारे हमने बताए ये ऑक्सो एसिड कहलाते हैं, किसके, हैलोजन के ऑक्सो एसिड है। और ऑक्सो एसिड मैंने बताया था कि ये होगा जनरली नॉन मेटल और उनके साथ एटलीस्ट एक OH बॉन्ड होता है। तो इन सब में यही होगा। यहाँ पर E क्या है, E यहाँ पर हैलोजन है, और वो हैलोजन क्या हो सकता है, ClBrI, और अगर पहला केस ले तो उसमें F भी हो सकता है। फ्लोरीन केवल एक ये बनाता है हाइपोफ्लोरस, और ये भी स्टेबल नहीं होता। फ्लोरीन जो है वो ऑक्सो एसिड नहीं बनाएगा, केवल ये बनाता है, और ये भी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं बनाता वो बात हम आपको आगे बताएंगे। तो इन सब का n फैक्टर भी कितना आ गया, 1 आ गया, और ये आपको फार्मूले बनाने भी आ गए। अब जैसे आपको ये कह दिया कि आप लिखिए एल्यूमिनियम क्लोरेट, तो अब आपको पता है एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। क्लोरेट क्या है, हाँ क्लोरेट हमने पढ़ा था, क्लोरेट तो ये है ClO3 यूनि नेगेटिव। तो क्या फार्मूला बन गया, AlClO3 वॉल थ्राइस, उसका फार्मूला बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि किस तरह से हम n फैक्टर एसिड का निकालेंगे, बहुत डिटेल से आपको बताया है। नेक्स्ट हम लेकर के चलेंगे n फैक्टर ऑफ बेस।